हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे। रिज़ल्ट बहुत पहले आ गया था, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था, कोई नेगेटिव सरप्राइज़ नहीं था। मार्जिन्स में थोड़ा सा क्यू क्यू अगर हम देखेंगे थोड़ा सा डिप था, बट वो ठीक है, सीजनैलिटी का ऊपर नीचे डिप होगा। लेकिन एक हम ये नहीं कहेंगे वहाँ पे कि कंसिस्टेंटली आपके मार्जिन्स गायब हो रहे हैं, जैसे कि वारी रिन्यूएबल्स में हो रहे हैं। और बहुत लोग वारी रिन्यूएबल और केपीआई को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, बट आई डोंट थिंक वो एक सही अप्रोच है, और उसके रीजंस मैं आगे जाके दूंगा इस वीडियो में। बहुत फ़र्क है केपीआई ग्रीन एनर्जी का जो बिज़नेस मॉडल है और वारी रिन्यूएबल का जो बिज़नेस मॉडल है, बहुत अलग है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं सोलर ईपीसी में। तो सोलर ईपीसी अगर मैं समझाऊँ आपको, सोलर ईपीसी का काम मतलब क्या है। कुछ कंपनीज़ होती हैं जो सोलर सेल्स बनाती हैं, फिर वही हैं जो उनको एक मॉड्यूल का शेप देंगी, सोलर पैनल्स बनाएंगी, जो बेसिकली आपका इक्विपमेंट होता है जिसके ऊपर सनलाइट आती है और वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो एक हो गए पैनल्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स। फिर कुछ मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो इंजीनियरिंग का जो सामान, जो बैलेंस ऑफ सिस्टम होता है। एक तो आपके पैनल्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको सोलर प्लांट बैठाना है या विंड मिल बैठानी है, विंड का प्लांट बैठाना है, तो सबसे पहले तो आपका मेजर इक्विपमेंट हो गया सोलर पैनल। सोलर के लिए, विंड के लिए विंड टर्बाइंस एंड विंड मिल, जो उसके पंखे होते हैं, आप उस तरीके से समझ सकते हैं। तो इन इन प्लेयर्स को आप जिसे कहते हैं ना, कंफ्यूज मत करो। सोलर ईपीसी का काम अलग है, इनका कोई काम पैनल बनाने का नहीं है केपीआई ग्रीन एनर्जी का। केपीआई ग्रीन एनर्जी का काम सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने का काम नहीं है, विंड टर्बाइन नहीं बनाती है, विंड मिल का कोई काम नहीं है। बस इसका काम ये है कि वारी से ख़रीद लिया, प्रीमियर एनर्जी से ख़रीद लिया, और भी जो भी प्लेयर्स हैं उनसे ख़रीद लिया सोलर पैनल। और एक मोस्टली ये ग्राउंड माउंटेड में है, तो यहाँ पे मैं ग्राउंड माउंटेड का एग्जांपल लूँगा। खावड़ा में इनका बहुत सारा स्पेस है, बहुत ज़मीन है, लैंड बैंक बहुत सारा है, इनके पास बहुत लैंड है। उसके ऊपर ये वो सारे पैनल्स बैठाते हैं। किस तरीके से बेस्ट ऑप्टिमम कैपेसिटी पे वो काम करना चाहिए, ट्रैकर की टेक्नोलॉजी है या फिर फिक्स्ड है, बहुत सारी चीज़ होती है। ये इनका काम होता है कि डेवलपर करना। ये सोलर डेवलपर है, ये वो प्लांट को बैठाते हैं, ये इक्विपमेंट नहीं बनाते हैं। तो उस चीज़ से कंफ्यूज मत करिएगा। सोलर ईपीसी का काम मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम। उसमें ये बनाते नहीं है, ये प्रोक्योर करेंगे रॉ मटेरियल्स, पर ये बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो एक तो पहला डिस्टिंक्शन ये है। बाकी हम पहले इसकी परफॉर्मेंस हाइलाइट्स देखेंगे, बाद में इसको वारी से भी कंपेयर करेंगे। और मुझे कैसी लगती है केपीआई ग्रीन एनर्जी, मुझे अच्छी लगती है। अपफ्रंट मैं बता रहा हूँ, मेरे को तो काफ़ी पोटेंशियल लगता है इस बिज़नेस में, और सेफ भी है। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसे होती हैं ना सोलर के, उसमें कि आउट ऑफ फ्लेवर चल रही हैं इस टाइम पे। तो आपने देखा होगा कोई भी कंपनी हो सोलर से रिलेटेड, एक टाइम आया जो सब अपर सर्किट मार रही थी, और एक टाइम अब आ रहा है कि काफ़ी ड्रॉ डाउन आ चुका है, 30 40 50 60% तक। जो आप देखेंगे कंपनी सोलर सेक्टर को जो केटर करती हैं। लेकिन इस कंपनी के साथ क्या हुआ, ये काफ़ी लोअर सर्किट पे चला चला चला, बहुत गिर गया। लेकिन जब इसके रिजल्ट आए उसके बाद लगातार अपर सर्किट्स पे, आज भी अपर सर्किट पे था, और कंपनी अच्छी है। पहले चलो परफॉर्मेंस हाईलाइट से हम देख लेते हैं। दो चीज़ें, दो सेगमेंट है इस कंपनी के। सबसे पहले आपको समझना है दोनों सेगमेंट में डिफरेंस क्या है। एक है आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, ठीक है, उसको अलग रखो। दूसरा सेगमेंट है सीपीपी, कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर। तो दो तरीके के क्लाइंट हो सकते हैं। जैसे इनके पास एक जीयूवीएनएल का ऑर्डर है, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का। 240 मेगावाट का भी उनके पास काम चल रहा है डीसी का, खावड़ा में। जो एक आई थिंक वो फर्स्ट फेज़ में अभी काम कर रहे हैं या सेकंड फेज़ में, वो कंप्लीट होने वाला है। मार्च तक उसका मेजॉरिटी कंप्लीशन हो जाएगा, जबकि डेट बहुत आगे थी। तो आईपीपी में क्या करते हैं इन्होंने खुद से, मैं अब यहाँ पे ये भी बताऊंगा क्यों ये कंपनी वारी रिन्यूएबल से डिफरेंट है। आईपीपी मतलब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। जो ये प्लांट बैठा रहे हैं आईपीपी सेगमेंट के अंदर, छोटा सेगमेंट है आईपीपी, इनका भी 13% रेवेन्यू आता है उससे। लेकिन जो ये प्लांट बैठा रहे हैं वहाँ पे, उसमें इनको खुद का केपेक्स करना है। आईपीपी में पैसा अगर जीओवीएनएल से इनको लेट्स से 240, आई एम नॉट रियली श्योर, 240 के अराउंड है, उतना मेगावाट का अगर इनको ऑर्डर मिला है, तो इनको पूरा प्लांट जो कंस्ट्रक्ट करना है, पूरा सोलर प्लांट जो कंस्ट्रक्ट करना है, वो खुद के पैसे से करना है। बस ये उस प्लांट से जो बिजली निकलेगी, जो जनरेट होगी, वो जीयूवीएनएल को बेचेंगे 3 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। उनका प्राइस फिक्स्ड है अंडर पावर परचेज एग्रीमेंट, पीपीए जिसे हम कहते हैं। तो जब ये आईपीपी में काम करते हैं, तो ये खुद का पैसा डालते हैं, खुद प्लांट बनाते हैं, और वहाँ से बस बिजली बेचते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बेचते हैं थ्रू पावर परचेज एग्रीमेंट्स। और जब वो पावर परचेज एग्रीमेंट खत्म हो गया, वो होता बहुत बड़ा है, 20-25 ईयर्स का पावर परचेज एग्रीमेंट होता है। जब वो पावर परचेज एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, तो इस प्लांट की ओनरशिप
कंपनी के पास आ जाएगी, रहेगी, ऑलरेडी रहेगी, पहले भी है, बाद में भी रहेगी, हमेशा रहेगी। वो प्लांट कंपनी ही ओन करेगी, अपने पैसे से बना रही है, अपने पैसे से ओन करेगी, बस। ये यहाँ पे पावर प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं, ये एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं GUVNL को थ्रू पावर परचेज एग्रीमेंट्स। और पावर परचेज एग्रीमेंट मैंने आपको पहले बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आपको अगर 900 करोड़ का खर्चा इनका लगा है इस GUVNL वाले प्रोजेक्ट में, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? अब ऑफ कोर्स आपको फंडिंग लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास पावर परचेज एग्रीमेंट है, विच मीन्स बैंक को अब पता है कि आपने पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है GUVNL के साथ, तो GUVNL आपसे बिजली खरीदेगा, देयर इज अ श्योरिटी, वो पावर परचेज एग्रीमेंट के अंदर है। तो SBI को अभी फिलहाल इनका SBI से चल रहा है लोन, और भी बैंकर्स जो हैं कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको अगर पता है कि मेरा जो ये क्लाइंट मुझसे पैसा लेके जा रहा है, मेरा कस्टमर मुझसे पैसा लेके जा रहा है, जिस केस में KPI ग्रीन एनर्जी अगर फंडिंग उठा रही है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और उसके पास वो PPA दिखाती है कि देखो हमारे पास PPA है, तो जो फंडिंग का जो रेट है वो कम हो जाता है। बिकॉज फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पता है कि ये सिक्योर्ड फंडिंग मैं दे रहा हूँ, बिकॉज सिक्योर्ड इन अ वे कि पावर परचेज एग्रीमेंट अगर KPI ग्रीन एनर्जी के पास है तो वो जब उसका प्लांट बन जाएगा तो वो बिजली बेच पाएगी, एंड देयर इज़ अ श्योरिटी, देयर इज़ अ रेवेन्यू विजिबिलिटी, तो उनको प्राइसिंग थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है PPAs के अंडर। तो ये जो सेगमेंट है, ये आप वारी एनर्जीज में, वारी रिन्यूएबल में अगर देखेंगे तो ये सेगमेंट गायब है। ऑलमोस्ट 100 मेगावाट भी मुझे नहीं मोटा माटी आप मान लो, खींच खांच के भी आप कर लो, 200 मेगावाट से ज़्यादा वारी रिन्यूएबल का अभी IPP सेगमेंट नहीं है, और इसका काफ़ी ज़्यादा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जब तक आपका IPP सेगमेंट नहीं है तो तब तक आप प्योर सोलर EPC प्लेयर हो। और ठीक है, उनके प्लान्स हैं डेटा सेंटर में जाना, मैं ख़राब कंपनी ये नहीं कह रहा हूँ कंपनी ख़राब है, बट मैं ये कह रहा हूँ दोनों को कंपेयर नहीं करना है। एक बहुत एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अगर आप एक उन दोनों कंपनीज को कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज उसके पास IPP का पोर्टफोलियो नहीं है, वो बस दूसरों के लिए काम करती है। जैसे CPP में क्या काम करती है KPI, वही काम करती है वारी एनर्जी सबके लिए, ऑलमोस्ट सबके लिए। तो CPP मतलब कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर। अभी इनका आदित्य बिरला ग्रुप के साथ काम चल रहा है। तो जैसे आदित्य बिरला ग्रुप ने बोला कि हमको अपना एनर्जी का सोर्स चेंज करना है, हमको एक सस्ते, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी जो ये कंपनीज लेंगे इनके ESG नॉर्म्स भी अच्छे फुलफिल होंगे, फिर इनको प्राइसिंग का थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये क्या करती हैं, KPI ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनीज को कहती हैं कि हमारे लिए लेट्स से 300 मेगावाट का प्लांट बनाओ। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट कि आदित्य बिरला ग्रुप से कितना बड़ा ऑर्डर है इनका, बट 1 to 1.5 ईयर्स का उसका कंप्लीशन टाइम है, तो वो बड़ा ही होगा। तो ये क्या करती है KPI ग्रीन एनर्जी, इस केस में इन्होंने क्या किया है, अपना लैंड बैंक, क्योंकि इनके पास बहुत है, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप किसी सोलर EPC प्लेयर पे जा रहे हैं तो जस्ट बिकॉज वो सोलर EPC में मत घुसो, ये मत देखो उसका एक्सपर्टीज़, देखो उसकी, ये देखो कि ब्रांड की वैल्यू कितनी है उसका, ये देखो कि उसके आसपास जो ग्रुप कंपनीज हैं, जैसे वारी रिन्यूएबल है, उसकी ग्रुप कंपनीज ठीक है, उसको अच्छे दाम पे सोलर पैनल मिल जाएंगे वारी एनर्जीज से। जो अब बहुत सारी कंपनीज है जो स्टैंड अलोन सोलर EPC हैं, आगे पीछे उनकी ग्रुप कंपनीज नहीं है, उनको उनके पास लैंड बैंक ठीक नहीं है, इवैक्यूएशन कैपेसिटी का कोई पता नहीं है उनको कि उनकी होगी भी या नहीं, बिकॉज एसेंशियली आप यहाँ अगर पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको इवैक्यूएट करके ट्रांसमिशन ग्रिड तक आपको लेके जाना है। अगर वो कैपेबिलिटी आपकी नहीं है तो आप उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, फिर टाइमली एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट्स वाई आई प्रिफर KPI, बिकॉज इसका एक हिस्ट्री रहा है बहुत अच्छे से कंप्लीशन करने का। और GUVNL का जो इनको मैंने पहले ऑर्डर बताया था IPP सेगमेंट के अंदर, वो भी एक अहेड ऑफ कंप्लीशन कर रहे हैं, मच अहेड ऑफ कंप्लीशन, उसको कंप्लीट कर रहे हैं मच मच अहेड ऑफ इट्स डेट, जो जहाँ पे इनको शेड्यूल करना था, डिलीवर करना था, उससे बहुत पहले ही कर रहे हैं। तो CPP वाले में क्या करते हैं, जैसे आदित्य बिरला ने कहा हमको, हमारे लिए आप लेट्स से हाइपोथेटिकली 200 मेगावाट या 400 मेगावाट का प्लांट बनाओ, तो KPI ग्रीन एनर्जी क्या करेगा, इसके पास लैंड बैंक पड़ा हुआ है, लीज पे लिया हुआ है इन्होंने काफ़ी, खुद थोड़ा बहुत खुद का भी है, तो ये अपना लैंड देगा, अपने लैंड पे आदित्य बिरला ग्रुप के लिए या फिर जो भी CPP में इनके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनके लिए सोलर प्लांट बैठाएगा और फिर वो उनको दे देगा, फिर वो उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस करेगा जब तक इनका चलता है, 3-4 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक कभी कॉन्ट्रैक्ट है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का, तब तक वो उस प्लांट की करेगा, लेकिन ओनरशिप नहीं होगी फिर KPI ग्रीन एनर्जी के पास। IPP सेगमेंट में अपना पैसा डाला अपना पैसा डाला, अपना खर्चा किया, अपना केपेक्स के बाद उस प्लांट को रन किया, वहाँ से पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू जो भी एनर्जी क्रिएट हो रही है वो एंड क्लाइंट के पास जा रही है, इन दिस केस GUVNL का जो ये काम कर रहे हैं अभी, तो उस प्लांट की ओनरशिप KPI के पास रहेगी। लेकिन CPP में क्या करते हैं, इनको अपफ्रंट इतना केपेक्स नहीं करना है, आदित्य बिरला पैसा देगा, फिर आदित्य बिरला
ही उस प्लांट की ओनरशिप आदित्य बिरला के पास होगी, बस ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करेंगे। तो यहाँ पे क्या फ़र्क आ जाता है? सबसे पहला फ़र्क है मार्जिन्स का। जो आईपीपी वाला सेगमेंट है यहाँ पे 70-80% से अबव एबिटा मार्जिन्स है, बहुत हाई मार्जिन है। और सीपीपी में मार्जिन नॉर्मल है, वही जो भी इनका क्यूमुलेटिव मार्जिन्स होंगे दिख रहे होंगे आपको, वही है 20-25% के वही मार्जिन्स आ रहे हैं। ये थोड़ा हाई रेट भी चार्ज करते हैं अपने कस्टमर्स से, बिकॉज इनके कस्टमर्स को भी पता है, इनके पास जो ऑर्डर्स आते हैं वो बल्क में आते हैं, बड़े बड़े कस्टमर्स से आते हैं, चाहे वो प्राइवेट साइड में हो, चाहे वो पब्लिक साइड में हो। जैसे अभी महाजनको की बात हो रही थी, मैंने पिछले बार भी कवर किया था कि महाराष्ट्र में जो एंट्री कर रहे हैं वो महाजनको का ये काम कर रहे हैं वहाँ पे, जो महाराष्ट्र जनरेशन कंपनी है उनके लिए जो काम कर रहे हैं वो सीपीपी में है। तो ये बड़े क्लाइंट्स के लिए काम करती है, और क्लाइंट्स को भी पता है कि अगर केपीआई को हमने काम दिया है तो हमको ये टेंशन नहीं है कि यार अगर हमें 2 ईयर्स के अंदर हमको प्लांट चाहिए बना हुआ, तो और कंपनी हो सकती है 2.5 साल ले लें, 2.5 ईयर्स ले लें, या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं हो काम की, बट केपीआई का नाम है, इनकी ब्रांड एफिनिटी है। अगर केपीआई को आपने काम दिया है तो 2 साल तो छोड़ो, वो आपका 1.5 ईयर्स में काम करके देगी। और उसकी जो प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर होता है, पीएलएफ प्लांट लोड फैक्टर जो होता है, या सीयूएफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है, हर किसी का अलग है। अगर आप सिंपल सिर्फ सोलर प्लांट की बात करते हैं तो उसका भी रिसेंटली अब मैं बता देता हूँ, वैसे तो पहले भी मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं। 18% प्लांट लोड फैक्टर है सोलर का, जिसमें फिक्स्ड टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, और 23 से 24% है ट्रैकर टेक्नोलॉजी का। अब ट्रैकर टेक्नोलॉजी क्या होती है, फिक्स्ड टेक्नोलॉजी क्या होती है? सोलर में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व होती है सोलर पैनल्स की। तो पहले जो ये काम करते थे, या और भी प्लेयर्स पहले जो काम करते थे, वो फिक्स्ड टेक्नोलॉजी पे काम करते थे। जो पैनल्स थे वो फिक्स्ड थे, सन के साथ उनका मूवमेंट चेंज नहीं होता था। लेकिन ट्रैकर टेक्नोलॉजी के बाद एक मोटर लगी होती है पैनल्स में, जो सन के मूवमेंट के साथ ट्रैकर का मूवमेंट भी ऐसा ऐसा होता रहता है, तो ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करता है। तो प्लांट लोड फैक्टर जो होता है वो बढ़ जाता है जब आप ट्रैकर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो सोलर में फॉर केपीआई, अगर फिक्स्ड की मैं बात करूं, फिक्स्ड टेक्नोलॉजी की, तो 18% का प्लांट लोड फैक्टर है। और मैं अगर ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी की बात करूं, जो ट्रैकर्स यूज़ करते हैं अपने पैनल्स में, तो उसकी 23% है। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा डिफरेंस आएगा कि वाई दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम वारी रिन्यूएबल। क्योंकि 34 to 35% इनका प्लांट लोड फैक्टर हो जाता है, सीयूएफ हो जाता है, जब ये विंड यूज़ करते हैं, राइट। अभी आपको समझ आएगा कि विंड का इंपॉर्टेंस। और आपको यहाँ से ये भी चीज़ समझनी है कि एक प्लेयर है, लेट्स से वारी, अब मैं वारी को एकदम कंपेयर ही कर देता हूँ ताकि एक चैप्टर में अलग से बना दूँ, बिकॉज फिर ऊपर नीचे हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। इस सेक्शन में मैं ये डिस्कस करूँगा वाई वारी रिन्यूएबल इज डिफरेंट फ्रॉम केपीआई ग्रीन एनर्जी, और उनको कंपेयर करना क्यों ठीक नहीं है। तो वारी का सबसे पहला मैंने आपको बताया कि आईपीपी में कोई सेगमेंट नहीं है। अगर आप आईपीपी में ये समझो कि आपका ओनरशिप प्लांट का खुद रहेगा, और आप वहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन्स कमा सकते हैं थ्रू पावर परचेज एग्रीमेंट, जो पहले मैंने इस डिस्कशन में थोड़ा पहले 5-10 मिनट पहले जो भी आपको बताया होगा, फिर से सुन लेना, आपको समझ आ जाएगा कि आईपीपी का इंपॉर्टेंस क्यों है। आईपीपी में काफ़ी अच्छा, मतलब 1 गीगावाट से ऊपर का पोर्टफोलियो है। 1000 मेगावाट से आप कह सकते हैं 1 गीगावाट इज इक्वल टू 1000 मेगावाट। तो केपीआई के केस में 1.5 गीगावाट्स इनका आई थिंक आईपीपी पोर्टफोलियो है। 1.2 गीगावाट का फिलहाल इनके पास ऑर्डर्स इन हैंड हैं आईपीपी पोर्टफोलियो में, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जहां पे जो ये प्लांट बनाएंगे केपेक्स भी खुद करेंगे, और उस केपेक्स के बाद उस प्लांट की ओनरशिप भी इनके पास आएगी। ये बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूसर हैं और एनर्जी बेचेंगे थ्रू पावर परचेज एग्रीमेंट। तो वारी का अगर मैं कंपेयर करूँ तो वारी के पास कुछ है ही नहीं, बहुत ही छोटा सा पोर्टफोलियो आईपीपी में, इसीलिए उसके मार्जिन आप देखेंगे 15% के अराउंड। अब धीरे धीरे जो पहले ज़्यादा हुआ करते थे वो 15% पे आ रहे हैं बिट्टा मार्जिन, बिकॉज उनके पास आईपीपी वाला पोर्टफोलियो नहीं है। आईपीपी वाले पोर्टफोलियो में आपके जो बिट्टा मार्जिन है वो 70-80% होते हैं, इसीलिए केपीआई के मार्जिन में उतना कोई बहुत मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया है। थोड़ा बहुत सीजनैलिटी का इम्पैक्ट है, बट इट कैन बी इग्नोर्ड। तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है केपीआई की प्रॉफिटेबिलिटी में, बिकॉज उनके पास आईपीपी का अच्छा पोर्टफोलियो है। दूसरा बड़ा डिफरेंस, जो वारी रिन्यूएबल है वो खाली सोलर का काम करती है, सिर्फ सोलर ईपीसी का। ठीक है, उनके प्लान्स बैटरी एनर्जी में जाने के हैं, बीईएसएस में जाने के हैं, डेटा सेंटर में जाने के हैं, बट एट दिस पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी जो वारी रिन्यूएबल है मेरे को वो सोलर ईपीसी का प्ले लगता है विद, ठीक है, उसकी ग्रुप कंपनीज हैं, उसका स्केल बड़ा है, बस उस पर वही एडवांटेज है, वो विंड पे काम नहीं करता है, उसका हाइब्रिड पोर्टफोलियो नहीं है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि विंड जब जब तक आपके पास नहीं है तब तक आपके पास प्लांट लोड फैक्टर कम रहेगा, CUF कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर कम रहेगा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर बेसिकली कितने
कितना आपका जनरेट कर सकता है आइडियली आपका सोलर प्लांट या विंड प्लांट या हाइब्रिड प्लांट, और वो कितना कर रहा है। तो जितना कर रहा है उतनी परसेंट उसके कैपेसिटी के मैक्स कैपेसिटी जितनी उसकी डिज़ाइंड है उससे कितना वो जनरेट कर रहा है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर जितना ज़्यादा उतना अच्छा आपको वो राउंड द क्लॉक सप्लाई देगा, आरटीसी सप्लाई जिसकी हम बात करते हैं। तो जब आप विंड की बात करते हैं ना तो आपको रेट्स अच्छे मिलते हैं। सोलर के मैं अगर आपको रेट्स बताऊं तो उतने ज़्यादा नहीं है, 3.5 4 5 मैक्स टू मैक्स अगर आपको मिल रहा है, वो भी डे अहेड मार्केट्स में जहाँ पे आप स्पॉट में ट्रेड करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी को, वहाँ पे आपको ज़्यादा रेट थोड़ा मिल सकता है, बिकॉज अगेन स्पॉट में आपको थोड़ा ज़्यादा ही मिल जाएगा। लेकिन आपका पावर परचेज एग्रीमेंट है या फिर किसी भी काइंड ऑफ एन इफ़ यू आर इनटू सम काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट, तो आपको सोलर से सिंपल सिर्फ सोलर से आपने विंड से उसको अगर इंटीग्रेट नहीं किया है तो आपको रेट्स अच्छे नहीं मिलते। अब जब रेट्स अच्छे नहीं मिलते हैं तो आपके मार्जिन अच्छे कैसे होंगे। लेकिन केपीआई, हाउ इज़ केपीआई डिफरेंट? पहला तो मैंने आईपीपी वाला बताया, दूसरा इसका विंड का पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा है और एक इसकी एक्सपर्टीज़ है। केपी ग्रीन जो केपीईएल जो है वो ये सब बनाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा जो जितना भी मैकेनिज्म, जितने भी इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, उनको बहुत एक्सपर्टीज़ है विंड की। तो ऑब्वियसली वो एक्सपर्टीज़ केपीआई में भी फ्लो थ्रू होगी। तो केपीआई का जो काम है वो सिर्फ सोलर में नहीं है, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई कंपनी है जो सिर्फ सोलर का काम कर रही है जैसे वारी रिन्यूएबल, तो उसको मुझे नहीं लगता है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको बहुत ज़्यादा अच्छे मल्टीपल मिलने चाहिए, बिकॉज हाउ विल इट बी एबल टू डिफरेंशिएट इटसेल्फ। ठीक है, उसका डिफरेंशिएट कर सकती है अपने ग्रुप लेवल की कंपनीज को दिखा के कि बिकॉज सिनर्जीज मैच होती हैं तो आपको एडवांटेज मिलता है। और एक स्केल आपका, फिर नाम है, आपकी एक्सपर्टीज़, वो सब है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर ओनली डूइंग सोलर ईपीसी। आपका विंड का पोर्टफोलियो नहीं है, आपने हाइब्रिड पे काम नहीं किया है। केपीआई का हाइब्रिड का भी बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। अगर मैं आपको दिखाऊं सिर्फ हाइब्रिड का, यस, आईपीपी, चलो आप ये स्लाइड देख लो, इसमें परफॉर्मेंस हाइलाइट्स भी आपको पता चल जाएंगी। और मैंने तो ऑलरेडी बता दिया कि वाई इज़ वारी डिफरेंट फ्रॉम वारी रिन्यूएबल, वाई इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो आप इसमें देखो इंस्टॉल्ड आईपीपी कैपेसिटी टिल जनवरी 2025 कितनी है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ऑर्डर बुक और ऑर्डर्स इन हैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। 171 मेगावाट से ऊपर इन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। इंस्टॉल्ड सीपीपी कैपेसिटी, और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ आईपीपी और सीपीपी का डिफरेंसेस वीडियो के स्टार्टिंग में। तो सीपीपी में इनका थोड़ा ज़्यादा है, 362 प्लस मेगावाट ये ऑलरेडी कर चुके हैं। इंस्टॉल्ड क्यूमुलेटिव कैपेसिटी आप बगल में देख सकते हैं ऐड करके, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑर्डर्स इन हैंड पे अब आओ, मेन चीज़ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के अंदर इनके पास ऑर्डर्स इन हैंड कितने हैं, 1.2 मेगावाट, 1.2 गीगावाट। ठीक है, मेगावाट में लिखा है बट मैं उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, नहीं करते हैं, चलो मैं आपको गीगावाट मेगावाट में दिखा देता हूँ जो कि यहाँ पे है ताकि आपको ईजिली समझ आए। तो 1271 मेगावाट के इनके पास ऑर्डर्स इन हैंड है आईपीपी सेगमेंट के अंदर। उसमें से भी 538 मेगावाट सोलर ऑर्डर्स हैं जो सिर्फ सोलर, उसमें कोई विंड का एलिमेंट नहीं होगा। और हाइब्रिड है 733 मेगावाट जिसमें विंड और सोलर दोनों कंबाइंड होगा। तो एक बहुत एडवांटेज मिल जाता है बिकॉज बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हैं जो बहुत अच्छे से विंड को भी इंटीग्रेट कर पाएँ हाइब्रिड में जो काम कर पाएँ। सोलर में तो हर कोई कर रहा है, देर इज़ नो एविडेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर आप सिर्फ सोलर पे काम कर रहे हैं। तो कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर को आप देखो 1598 मेगावाट, इसमें से 1188 मेगावाट सोलर के ऑर्डर्स हैं और 410 मेगावाट हाइब्रिड के ऑर्डर्स हैं। अब आप खुद सोचो, कोई कस्टमर है उसको अगर राउंड द क्लॉक सप्लाई चाहिए, राउंड द क्लॉक सप्लाई मतलब नाम से आपको पता चल रहा है कि हमेशा के लिए सप्लाई, पूरे सुबह भी तो शाम भी। तो जो सोलर है वो रात में तो नहीं जनरेट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका ऑलरेडी पीएलएफ कम हो जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया, इसीलिए पीएलएफ कम होता है सोलर का। लेकिन जब आप विंड से इंटीग्रेट करते हैं और हाइब्रिड बना देते हैं, तो अगर ठीक है सोलर काम नहीं कर रहा है इस टाइम पे, रात हो गई, तो क्या पता विंड चल रही होगी, तो विंड से आपकी एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो जो कस्टमर है उसको राउंड द क्लॉक सप्लाई मिल जाएगी। पूरी राउंड द क्लॉक सप्लाई तो नहीं मिल सकती है अनटिल अनलेस आप उसको किसी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से इंटीग्रेट करें, बट एक मतलब थोड़ा उस तरफ आप बढ़ रहे हैं राउंड द क्लॉक की तरफ। तो ऑब्वियसली कोई प्लेयर है, कोई कस्टमर है, कोई क्लाइंट है, कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल क्लाइंट है, उसको अगर ज़्यादा पावर चाहिए हमेशा के लिए राउंड, उसको ज़्यादा पीएलएफ चाहिए, तो वो ऑब्वियसली केपीआई पे आएगी ना, या फिर अदानी ग्रीन पे जाएगी ना, जिसके विंड में अच्छी कैपेबिलिटी है। अदानी ग्रीन की भी बहुत अच्छी, मतलब केपीआई से भी मैं बोलूँगा कि अच्छी, बट ठीक है अदानी के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना नहीं करना, पॉलिटिकल टेंशन एंड ऑल दैट, वहाँ पे लोग घबरा सकते हैं, और घबराना भी चाहिए। मतलब ऊपर नीचे बहुत वोलेटिलिटी होती है उनके स्टॉक में और इतने अच्छे से प्राइस्ड भी नहीं होते हैं वो। लेकिन केपीआई एक बहुत ही, मतलब इसने एक एक्सपर्टीज़ है इनके पास, और वो भी प्रूवन एक्सपर्टीज़ है। तो इनको भी विंड का अच्छा नॉलेज है,
तो ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रियल क्लाइंट है जिसको आरटीसी सप्लाई चाहिए, राउंड द क्लॉक सप्लाई, वो इनको ही प्रेफर करेगा। वाई वुड दे इवन प्रेफर सोलर वाले? बट इस टाइम पे सोलर में इतना ज़्यादा काम है कि हर कंपनी सोलर में घुस भी रही है और उसको काम भी मिल रहे हैं, और ये चलेगा। कब तक चलेगा नहीं पता, जिस दिन चलना बंद हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। कैसे? क्यों? जो उनके मार्जिन बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, बिकॉज कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्जिन चले गए। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। बाकी इसमें तो ठीक है, इतना ही मेरा दिखाने के लिए। बाकी ये चीज़ देखो, अब दूसरा चीज़ मैं इंपॉर्टेंट क्या बताता हूँ, जब आप एक ईपीसी का काम कर रहे हैं या डेवलपर हैं आप सोलर या विंड के या हाइब्रिड के, तो सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि आपकी बैक एंड में कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ पे आप देखो लैंड बैंक इनके पास कितने एकर्स का है, और इसमें दोनों इंक्लूडेड हैं। इनके ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड प्लांट है उसका भी जो लैंड इन्होंने इसमें दिखाया हुआ है, और जो कि छोटा ही पोर्शन है अभी, और बाकी जो इन्होंने लीज पे लैंड ले रखा है इधर उधर उनका भी। तो लैंड की कैपेसिटी इनके पास बहुत है, तो इनके एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है। ऊपर से पावर इवैक्यूएशन की कैपेसिटी देखो 2.5 गीगावाट्स की, ऑलमोस्ट 2.6 गीगावाट्स की इनके पास जैन 25 में कैपेसिटी हो गई है। तो जब आप काम कर रहे हैं सोलर ईपीसी का, आपने पावर प्लांट बैठा दिया सोलर में या विंड में या हाइब्रिड में, तो उसको आपको इवैक्यूएट करके वो पावर ग्रिड तक लेके जानी है। उसको हम कहते हैं इवैक्यूएशन कैपेसिटी। तो विदाउट इवैक्यूएशन कैपेसिटी आप एक आइसोलेशन में सोलर प्लांट बैठाया आपने, पूरा विंड प्लांट बैठाया या हाइब्रिड बैठाया, तो उसका क्या करेंगे आप? मतलब वो एनर्जी जब तक ट्रांसमिट नहीं होगी तो मतलब उस एनर्जी का क्या फ़ायदा? तो इसीलिए आपको एक तो लैंड बैंक बहुत ज़रूरी हो जाता है, और एक इवैक्यूएशन कैपेसिटी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो अदानी ग्रीन के पास भी काफ़ी अच्छे लैंड बैंक है और काफ़ी अच्छी इवैक्यूएशन कैपेसिटी है, एंड द सेम इज़ विद केपीआई ग्रीन एनर्जी। बाकियों का मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं तो ये कहता हूँ, जब आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही है तो वाई शुडंट यू इन्वेस्ट इन अ लीडर? बाकी सोलर ईपीसी में तो कल को उठ के मैं भी मुंह धो लूँ, एक छोटी सी कंपनी खोल दूँ और सोलर ईपीसी का काम शुरू कर सकता हूँ। कोई एडेड एडवांटेज नहीं है मेरे पास, और मार्जिन्स कट थ्रोट मार्जिन्स हो जाएंगे आफ्टर सम, मतलब कुछ क्वार्टर्स में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में, एटलीस्ट 1-2 साल में आप देखेंगे कि बहुत क्राउडेड हो जाएगा ये स्पेस। तो अब इसके आप देखो फाइनेंशियल हाइलाइट्स एट इट्स पीक, बहुत ही अच्छा। इनका टारगेट भी यही है, FY25 से FY26 में 60% रेवेन्यू ग्रो करेंगे, और मोटा माटी कर भी रहे हैं। तो आप रेवेन्यू देखो, तो Q3 का मैं आपको बात बताऊंगा। तो इसमें Q3 नहीं है ना? यस, Q3 का आप देखो। एक सेकेंड, चलो आप 9 मंथ का ही देख लो, क्योंकि Q3 का इन्होंने अलग से दिया नहीं है, फिर मैं कहाँ से आपको दिखाऊं। ठीक है, 9 मंथ का भी आप देखोगे तो मतलब ठीक है, इनका लगातार पिछले 3 क्वार्टर से Q1, Q2 और Q3 हाईएस्ट एवर रहता है। Q1 FY25 में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, पैट वैट सब कुछ हाईएस्ट एवर था। फिर Q2 में फिर एक बार और हाईएस्ट एवर में इन्होंने मारा, और फिर Q3 में फिर से इनका हाईएस्ट एवर है। अब आप मेरे को ये बताओ, ठीक है, आपके हाथ में बहुत चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे अब इस केस में मैं बताता हूँ, अभी कंपनी लगातार हाईएस्ट एवर हाईएस्ट एवर हाईएस्ट एवर कर रही है, तो इस केस में क्या होता है ना, मुझे कन्विक्शन आ जाता है। मेरे को प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कि स्टॉक बीच में कितना गिर गया था। मैं एक रात के लिए भी ऐसा नहीं था मुझे कि मेरे को नींद नहीं आई हो या फिर अरे यार बहुत लॉस हो गया, बिकॉज जब तक एक दिख रही है रेवेन्यू विजिबिलिटी और कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, नाम है, सब कुछ है, जब आपका रिसर्च अच्छा रहता है ना, तो कन्विक्शन आपका शेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लगातार उसके बाद तो काफ़ी अच्छी रिकवरी भी आई है स्टॉक में। अभी भी डाउन है बट रिकवरी आ रही है स्टॉक में। तो आप देखेंगे 60% वाई अप है, एबिटा भी 66% अप है, पैट भी 86% अप है। तो क्लियर ऑपरेटिंग लेवरेज भी इनको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली ये रेवेन्यू कर रहे हैं और मार्जिन्स को इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करके ग्रोथ करी है, ऐसा भी नहीं है। इनका मार्जिन्स भी अच्छे हैं। पैट मार्जिन आप देखोगे तो वो भी अच्छे हैं, 18.8% के पैट मार्जिन है। और क्या चाहिए आपको? पैट मार्जिन, एबिटा की बात नहीं कर रहा हूँ, 18 आपके पैट हैं। और इस टाइम पे आई थिंक अगर वारी रिन्यूएबल की मैं बात करूँ तो एबिटा उनका 18-19% का था। तो देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस। बेसिक ईपीएस भी इनका बड़ा है, इंटरेस्ट कवरेज भी इनका अच्छा खासा बड़ा है, और आई थिंक इस टाइम पे इनका डेट का भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चलो प्लेजिंग इन्होंने की थी शेयर्स की, वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि उसका क्या है। बाकी तो इस केस में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। इनका 13% रेवेन्यू अभी आईपीपी से आता है, जो ये कह रहे हैं कि हम बिकॉज आईपीपी, वाई इज़ आईपीपी इंपॉर्टेंट? अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ मार्जिन्स। आईपीपी इज़ इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज ऑफ मार्जिन्स, आपको ये ध्यान देना है। और उसमें ओनरशिप प्लांट का खुद पे आ जाता है। वो सीपीपी में तो जिस
का ऑर्डर है, जिस कस्टमर का ऑर्डर है वो प्लांट की ओनरशिप रखेगा, लेकिन आईपीपी में इनका ही प्लांट है, यही प्लांट बना रहे हैं, यही प्लांट खड़ा कर रहे हैं, केपेक्स यही कर रहे हैं, बिजली यही बेचेंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी यही बेचेंगे। तो 13% है अब इनका आईपीपी, धीरे धीरे लेके जाके इसको 21-22% करेंगे तो मार्जिन और इंप्रूव होंगे। इंप्रूव नहीं भी हुए तो जो सीपीपी में अगर इनको मार्जिन का प्रेशर आएगा भी तो ये आईपीपी से कॉम्पनसेट करके मार्जिन को स्टेबल रखेंगे। ठीक है। अब एक बार आप हाइब्रिड मॉडल की लास्ट में यहाँ पे एक वो देख लो, इसके बाद स्लाइड्स दिखाने के लिए नहीं है, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा हाइब्रिड मॉडल की इंपॉर्टेंस क्या है। डिजाइंड टू मिटिगेट द इन्फॉर्मिटीज इनहेरेंट इन सिंगल सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स एंड प्रोवाइड अ मोर स्टेबल पावर सप्लाई एंड इम्प्रूव ग्रिड स्टेबिलिटी। जो मैंने आपको बताया था, अगर सिर्फ आप सोलर पे ही काम करेंगे तो उतना एक इंटरमीडिएट, उतना कंटिन्यूस सोर्स आपको नहीं मिलेगा। सोलर इज इंटरमीडिएंट, रात में धूप नहीं चमका पाओगे आप, चाहे कुछ भी कर लो। तो फिर इसीलिए आपका हाइब्रिड यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोवाइड्स अ मोर रिलायबल, एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल अप्रोच टू रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, enables commercial optimization of transmission charges, ensure effective utilization of grid capacity। तो ये सब जो ऑलरेडी मैंने इसका आपको ट्रांसलेशन बता दिया था स्टार्टिंग में ही। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एज ऑन जून 15 2025 81 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हाइब्रिड में। और क्यों ऑर्डर्स इन हैंड कितने हैं, 1.1 गीगावाट के हाइब्रिड ऑर्डर्स हैं इनके पास। तो मतलब जस्ट डोंट कंपेयर इट विद वारी रिन्यूएबल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग थ्रू आउट दिस वीडियो। और इससे आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे और आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी कि जस्ट बिकॉज कोई कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में ईपीसी में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का बिजनेस मॉडल सेम है, और आपको ये भी पता चलेगा कि किस किस तरीके का इनके पास बिजनेस मॉडल है। तो अब हम अर्निंग्स कॉल की बात करेंगे और बहुत सारी इंसाइट्स हैं। इनकी पिछली अर्निंग्स कॉल भी आई थिंक 1.5 आवर्स की थी, इस बार भी अर्निंग्स कॉल 1.5 आवर्स की हैं, और हमेशा हर टाइम बहुत इंसाइट्स मिलती हैं इनकी अर्निंग्स कॉल से। पर मुझे मिलती हैं, आप लोगों का मुझे नहीं पता है, तो मुझे इस बार भी मिली, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है। तो अगेन आईपीपी में ये और ऑर्डर्स नहीं लेने वाले हैं अभी, बिकॉज उनको पहले वो GUVNL वाला जो मैंने आपको बताया वो ख़त्म करना है। बिकॉज अगर अभी ये ले लेंगे, और मैंने आपको बताया कि अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करना होता है तो फिर से इनको डेट लेना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात, इसमें अच्छी बात ये है कि कंपनी के मैनेजमेंट का इंटेंट पता चलता है कि ये एकदम मतलब बेफिक्र होके विदाउट पुटिंग एनी थॉट ये ग्रोथ नहीं करना चाह रहे हैं, ये एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ करना चाह रहे हैं। दूसरा, ये एक सेंस वाली ग्रोथ करना चाह रहे हैं, इतना डेट लेके, फालतू का डेट लेके एकदम बहुत सारा अपनी कंपनी पे लेवरेज नहीं लेना चाहते हैं। तो वो एक अच्छी बात है, राइट। बाकी मैंने गाइडेंस बताया 60% मिनिमम ग्रोथ ये कर रहे हैं टारगेट इस टाइम पे अपनी कंपनी में। बाकी PLF मैंने बता दिया। नेट लेवल पे एक और चीज़ आपको समझनी है, आईपीपी की मैं बात कर रहा हूँ, तो नेट लेवल पे इनको 6 रुपये मिलता है, 6 रुपीज़ पर यूनिट नेट लेवल पे। और GUVNL का जो, बिकॉज वो बड़ा ऑर्डर है और उसमें PPA है और वो 20-25 ईयर्स का है, तो एक सिक्योरिटी है, इसीलिए वहाँ पे रेट्स कम होंगे। बिकॉज फिर 6 रुपये में 6 रुपीज़ में GUVNL आपसे नहीं खरीदेगा अगर वो PPA के थ्रू आ रहा है। तो उसमें रेट्स हैं इनके 3 to 3.5 रुपीज़ पर यूनिट्स, कम है, बट ब्लेंडेड बेसिस पे अभी भी इनके 4.5 रुपीज़ पर यूनिट पे ये अपनी एनर्जी बेचते हैं आईपीपी सेगमेंट में, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, हाइब्रिड हो। विंड ज़रूरी इसीलिए हो जाता है ताकि आपका यही रुपीज़ वाला यूनिट, आपको ज़्यादा रुपीज़ मिलते हैं जब आप विंड की बात करते हो। लास्ट में मैंने जब अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करी थी तब भी आपको बताया था कि विंड का प्राइस आपको ज़्यादा है, और आप जब चाह रहे हैं और लॉन्ग टर्म खेलना चाह रहे हैं इस गेम में, तो आप ये देखो कि विंड पे कौन काम कर रहा है, हाइब्रिड पे कौन काम कर रहा है, और आईपीपी किसका है, लैंड बैंक किसका है, इवैक्यूएशन कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, और कौन टाइमली कंप्लीट कर रहा है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि इनके आईपीपी में इनके पास क्लॉज भी है, जैसे अगर इनका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया या किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो GUVNL के साथ जो उन्होंने आईपीपी सेट किया है 3 रुपीज़ पर यूनिट में, वो चेंज भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है तो वो चेंज भी हो सकता है, अच्छी बात है ये। मतलब इनको वोलेटिलिटी का फ़र्क नहीं पड़ेगा। CPP सेगमेंट में ये क्या करते हैं, जब इनको एक बड़ा ऑर्डर मिलता है तो ये तुरंत जो सप्लायर है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, हेज कर देते हैं, फिर उसके बाद वो ऊपर नीचे जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ से भी इनको हेजिंग मिली है, तो हेजिंग दोनों सेगमेंट में इनके पास हेजिंग का एक मैकेनिज्म है जो कि अच्छी बात है। ओके, और कौन सा बताऊँ, यस बहुत इंपॉर्टेंट, प्लेजिंग का बहुत लोग बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करते हैं कि इसका प्लेजिंग इतनी ज़्यादा क्यों है, मतलब क्या है 21%, मतलब 21%
ऑफ द ओवरऑल शेयर्स ऑफ द प्रमोटर्स आर प्लेज्ड राइट नाउ, जो ऐसे दिखाते हैं। लेकिन कंपनी ने इस बार क्लैरिफाई किया कि 2019 में इन्होंने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन लिया था, और उस टाइम पे ये कंपनी छोटी थी, उतना बड़ा स्केल नहीं था ऑब्वियसली। तो उस टाइम पे पीएफसी को थोड़ा एक सिक्योरिटी चाहिए थी, तो इन्होंने कोई फंड रेज करने के लिए प्लेजिंग नहीं की थी अपने शेयर्स की। जो फारूक जी हैं, उन्होंने क्या किया, एज अ कोलेटरल पीएफसी के पास अपने शेयर्स रखे, या फिर एज अ कोलेटरल उनको रखा है। जो प्लेज है उनका एज अ कोलेटरल है, एज अ फंड रेजिंग उन्होंने नहीं रखा है। और वो जो लोन था वो वैसे भी एसबीआई ने ले लिया अपने ऊपर, और एसबीआई के साथ है अब इनका। इन्होंने ऑलरेडी एसबीआई को एक लेटर लिखा है, मतलब इनको इनिशिएट किया है कि वो प्लेजिंग जो है शेयर्स की वो रिलीज़ करी जाए, और एसबीआई ने भी बोला है कि जो प्लेजिंग है वो रिलीज़ करेंगे। तो इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और जस्ट बिकॉज प्लेजिंग हो रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बस घबरा जाना है। उसका रूट कॉज समझो प्लेजिंग का क्या है, और मैनेजमेंट क्या कर रहा है उसको रेक्टिफाई करने के लिए कह सकते हैं। बाकी अगेन टेलविंड्स बहुत सारी है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वन नेशन वन ग्रिड, फिर ग्रीन। बिकॉज वन नेशन वन ग्रिड क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे आप अगर पावर ग्रिड की अर्निंग्स कॉल भी सुनेंगे तो वो हमेशा विदाउट मिसिंग इट हर अर्निंग्स कॉल में ये बात करते हैं वन नेशन वन ग्रिड की। तो वन नेशन वन ग्रिड का इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये हो जाता है कि आप अगर तमिलनाडु में या फिर गुजरात में या राजस्थान में या उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में कहीं पे भी पावर आप जनरेट कर रहे हैं, तो वन नेशन वन ग्रिड का एक डेफिनेशन ये है, या मतलब उसका इंपॉर्टेंस ये है कि आप फिर उस पावर को इवैक्यूएट करके किसी भी स्टेट में भेज सकते हैं। एंड दैट इज़ द ऑल्सो द मीनिंग ऑफ ग्रीन कॉरिडोर, जहाँ पे जिसके ऊपर काम चल रहा है। और इसी वजह से टेल विंड्स भी बहुत सारी हैं इस टाइम पे रिन्यूएबल वाले साइड में, और ये रहेंगी। मतलब इट्स नॉट, ये टेल विंड कुछ टाइम के लिए नहीं है। तो जैसे आप तमिलनाडु में आपको पता है कि विंड का वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस है, राजस्थान में सोलर का बहुत है, और गुजरात तो खैर खावड़ा तो विंड और सोलर दोनों के लिए जाना जाता है। तो कोई अगर तमिलनाडु में क्रिएट कर रहा है एनर्जी, विंड एनर्जी क्रिएट कर रहा है, तो वो कहीं भी बेच सकता है। वो उड़ीसा में जा सकती है एनर्जी, वो उत्तर प्रदेश में जा सकती है, उत्तराखंड में जा सकती है, तो दिल्ली में जा सकती है, तो कहीं भी जा सकती है। तो इसीलिए एक फ़ायदा हो जाता है। बाकी एक और, वैसे तो मैंने बहुत कम देखा है कि मैनेजमेंट शेयर प्राइस के मूवमेंट पे कमेंट करते हैं, लेकिन किसी ने पूछा था कि डंपिंग हो रही है शेयर्स की, आपके मॉर्गन स्टैनली वगैरह ने शेयर्स खरीदे थे, फिर डंप किया, बहुत सारा स्टॉक चला गया। और बीच में ये रूमर्स भी आ रहे थे कि जस्ट सिंस स्टॉक प्राइस बहुत करेक्ट हो गया है, गिर रहा है, तो जो भी शेयर्स प्लेज किए हुए थे वो एसबीआई बेच रहा है या फिर बैंक्स वाले बेच रहे हैं, इस वजह से शेयर प्राइस गिर रहा है। तो मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया, अच्छी बात है किया, बिकॉज मैंने बहुत कम देखा है कि मैनेजमेंट शेयर प्राइस पे कोई कमेंट ज़्यादा करते हैं। तो इन्होंने यही कहा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने डंप शायद इसीलिए किया है क्योंकि उनका कोई मैंडेट रहा होगा कि यार ये सोलर वाले सेक्टर से बाहर होना है, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं या ये आए हैं वो आए हैं। बट इसमें आप समझो, मैंने पिछले वाला जब भी डिस्कस किया था Q2 में, तब भी एक चीज़ बताई थी कि इनको ऐसा सच कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हैं, सारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। इनको कुछ एक्सपोर्ट नहीं करना है, इनको कुछ इंपोर्ट नहीं करना है, ये पैनल्स नहीं बनाते हैं। अगर प्रॉब्लम आएगी भी, लेट्स से आज की डेट में, एंड विच इज़ वेरी मतलब अनसर्टेन, कर भी सकते हैं नहीं भी, जो कि मैंने वारी एनर्जी वाली वीडियो में बताया भी था। लेट्स से हाइपोथेटिकली डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि इंडिया से जो भी सोलर सेल्स आ रहे हैं, पैनल्स आ रहे हैं, तो उन पे टैरिफ है, बढ़िया टैरिफ लगा दिया मैंने। तो यहाँ से क्या होगा, प्राइसेस कम हो जाएंगी, बिकॉज जो भी एक्सपोर्ट कर रहे थे वारी एनर्जीज या प्रीमियर या कोई भी यहाँ का प्लेयर जो एक्सपोर्ट कर रहा था, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, वो अब इंडियन मार्केट में डंप करेगा, तो प्राइसेस कम होंगे। तो आप मुझे ये बताओ, जब केपीआई ग्रीन एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, केपीआई ग्रीन एनर्जी ना सोलर सेल बनाती है, ना पैनल बनाती है, ना कुछ बनाती है। अगर सोलर सेल, पैनल्स और मॉड्यूल्स के प्राइसेस कम होंगे, तो केपीआई ग्रीन एनर्जी को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? मतलब उसको फ़ायदा ही होने वाला है। उसका जो रॉ मटेरियल है, जो, बिकॉज केपीआई ग्रीन एनर्जी खाली प्लांट्स बैठाती है, इट इज़ अ डेवलपर, सोलर डेवलपर है, विंड डेवलपर है, हाइब्रिड डेवलपर है। उसको मैन्युफैक्चर नहीं करना है, तो उसको तो सस्ते रेट्स पे, उसको चीप रेट्स पे वो अपने पैनल, सोलर सेल, मॉड्यूल, जो भी इसको खरीदना है, विंड टर्बाइंस एंड ऑल, सब इसको सस्ते रेट्स पे मिल जाएगा। तो इसके लिए तो फ़ायदा ही हुआ ना। तो होता है ना, जब पूरा सेक्टर ऐसा ब्लीड कर रहा है तो सारी कंपनीज ब्लीड करती हैं, उतना फिर वहाँ पे लॉजिक नहीं चलता है, फंडामेंटल नहीं चलता है। मुझे ऐसा अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं लगा है बाय द वे केपीआई ग्रीन एनर्जी में। बाकी अगेन वही चीज़ें हैं कि पैनल मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो इन पे क्या ही इम्पैक्ट आएगा, अगर आएगा भी तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक है। बाकी
बाकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे आपको आइडिया भी होगा कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। जो मैंने आपको बताया था, GUVNL के साथ IPP सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो इनका सिर्फ इतना काम है कि इनको वो पावर प्लांट बैठा के देना है, लगा के देना है, और ये कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी कर देंगे, 5-6 महीने जल्दी हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये इन्होंने तो प्लांट बैठा दिया, अब GUVNL की जिम्मेदारी है, GUVNL की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो GSS बनाए, गवर्नमेंट सब स्टेशन बनाए, बिकॉज वो एनर्जी यहाँ से KPI से ले जाके वो एनर्जी सब स्टेशन में जानी थी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि KPI ग्रीन एनर्जी कह रही है कि हम पहले काम ख़त्म कर देंगे, GUVNL के गवर्नमेंट GSS सब स्टेशन, गवर्नमेंट सब स्टेशन बनाने से पहले ही हम अपना काम ख़त्म कर देंगे। और अच्छी बात ऑन टॉप ऑफ इट ये है कि इनके जो क्लॉज है, जो भी इन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट किया है, उसमें इन्होंने साफ साफ ये मेंशन है कि GUVNL आज प्लांट बनाए या 2 साल बाद प्लांट बनाए। जैसे ही हमने अपना प्लांट बनाया, यहाँ से एनर्जी जनरेशन शुरू हुआ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमको तब भी रेट्स मिलेंगे, तब भी पैसा मिलेगा। डजेंट मैटर GUVNL कितना देर में अपना सब स्टेशन बनाती है, तो वो भी अच्छी बात है। मतलब अभी यहाँ पे क्या है, मतलब क्या है इस चीज़ का, कि जितना जल्दी KPI ग्रीन एनर्जी वो GUVNL के IPP वाले प्रोजेक्ट में काम करेगी और ख़त्म करेगी और उससे पावर जनरेट करना शुरू करेगी, उतना जल्दी इसको रेवेन्यू मिलेगा। फ़र्क नहीं पड़ता है GUVNL टाइम ले रही है, डिले कर रही है, सब स्टेशन बनाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं, GUVNL इज़ अ पे मास्टर। बहुत जल्दी, कई बार तो उसका एडवांस में पेमेंट आ जाता है। तो GUVNL, आप सोच रहे होंगे कि ओके गवर्नमेंट का है, स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है, तो शायद वर्किंग कैपिटल का इशू आए, ऐसा नहीं है। GUVNL बहुत अच्छा और टाइमली पेमेंट करता है, कई केसेस में एडवांस पेमेंट भी कर देता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। बाकी इनके प्लान है हाइड्रोजन में भी जाने के, और आई थिंक ये जाएंगे भी और जाना भी चाहिए। बिकॉज क्या है, एसेंशियली जब हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, ग्रीन की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, इन सब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जब ग्रीन हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, जिसकी बहुत एक पूरा नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी है उसके ऊपर, तो ग्रीन हाइड्रोजन ऑब्वियसली अभी उतना पिकअप नहीं हुआ है, लेकिन होना है आगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस, उसके ग्रीन हाइड्रोजन के ट्रांसफॉर्मर्स एंड ऑल दैट, वो सब तो इक्विपमेंट चाहिए। बट उसका एक बहुत एसेंशियल रॉ मटेरियल हो जाता है पावर, वो भी कौन सी, ग्रीन एनर्जी। आप ग्रीन हाइड्रोजन आप नॉर्मल कोल फायर्ड पावर प्लांट से आप जब इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, तो उससे आप ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बना सकते हैं, बिकॉज वो फिर भी उसका सोर्स तो पोल्यूटिंग हो गया। तो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए कि जो आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है ग्रीन हाइड्रोजन में, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलाइजर्स को रन करने के लिए जो भी एनर्जी यूज़ हो रही है, वो आपकी ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए। तो it makes a lot of sense for KPI Green Energy to also contribute to the group's green hydrogen plans, जो भी इनका प्लान होगा। बिकॉज फिर ग्रीन, अब KPI ग्रीन एनर्जी तो कहीं से भी अगर एनर्जी क्रिएट कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो वो तो ग्रीन इन नेचर है, चाहे वो विंड से करे, सोलर से करे, हाइब्रिड से करे, तो वो एनर्जी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। लेकिन अभी कोई फर्म प्लान नहीं है, कंपनी ने सिर्फ बोला है, देखना पड़ेगा कब इनका प्लान आता है। और इनका इंटरनेशनल जाने का भी प्लान है, लेकिन कोई ऐसा डिस्क्लोजर नहीं आया है अभी, बस इनके प्लान्स हैं। तो कंपनी ने कहा हम वी विल सरप्राइज यू, वी विल सरप्राइज द मार्केट एज एंड व्हेन वी हैव सम सॉलिड रोड मैप टूवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन एंड इंटरनेशनल एक्सपेंशन। तो वो भी देखना पड़ेगा। इट कैन ऑल्सो बी अ पॉजिटिव ट्रिगर फॉर द कंपनी, बट एज यूजुअल अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मैं हमेशा लास्ट में देता हूँ। आई डोंट नो वाई, मेरे को स्टार्टिंग में देना चाहिए था, बट ठीक है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है। और मैं करता भी नहीं हूँ, मेरा मन भी नहीं होता है कि आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन में प्रोवाइड करूँ, कुछ भी नहीं है ऐसा। अपना डिसीजन आप खुद बनाएं। मैंने आपको एक बिजनेस मॉडल की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग दी है, आई होप सो, मतलब मेरे हिसाब से मैंने डीप दी है। आपके लिए डीप है नहीं है, वो आप खुद अपने लेवल पे डिसाइड करें। बट आपको बहुत सारी चीज़ें इससे समझ आई होंगी कि काम कैसे चल रहा है। बाकी और कंपनीज को भी मैं डिस्कस करूँगा, ऐसा नहीं है कि इसको करके छोड़ दूंगा। जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा। सम्मान कैपिटल के ऊपर मेरे को डिस्कस करना है, उसका मैंने रिजल्ट देखा है, ओके ओके रिजल्ट है। ओके ओके मैं इसलिए कह रहा हूँ, अदरवाइज तो खराब ही है, बट ओके ओके इसलिए क्योंकि उसका जो न्यू जो AUM है, जो मैंने पहले भी बताया, ग्रोथ AUM उसे वो कहते हैं, वो अच्छे से रैंप अप हो रहा है। अच्छे से मतलब ठीक है, डिसेंट रैंप अप हो रहा है। उसका जो लेगेसी वाला पोर्टफोलियो जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक कोई बहुत अच्छी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट मत करो उससे। और अच्छी बात यह है कि जो लेगेसी बुक से इनको जो पैसा मिल रहा है, वो मिल रहा है, मतलब आ रहा है, वो पैसा रिकवर कर पा रहे हैं, और फिर वो उससे नेटवर्थ बढ़ रहा है कंपनी का, और फिर वो आगे जाके ग्रोथ में काम आएगा। तो मुझे लगता है, मेरा थॉट प्रोसेस है, अगेन प्लीज़ जस्ट डोंट गेट इन्फ्लुएंस, बाय नहीं करना है, सेल नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अभी टाइम लगेगा। मेरा पोजीशन बना के मैं बैठा हूँ, उसको मैंने छोड़ रखा है, ना मैं अभी ऐड कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। काफ़ी उसमें तो ड्रॉ डाउन भी आया, बट अगेन मैंने पहले भी बताया छोटा पोजीशन है। अब मैं ऐड तभी करूँगा जब मेरे को लगेगा कि
जो इनका लेगेसी वाला लोन बुक है वो एकदम अच्छे से ख़त्म हो गया। उसमें अब टाइम लगेगा, कब लगेगा क्या लगेगा मुझे नहीं पता है, बट उसमें टाइम लगेगा, वो तो हर क्वार्टर ट्रैक करेंगे। और दूसरा उसके साथ प्रॉब्लम हुआ है वही कोर्ट केस जो तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ के साथ भी हुआ है। तो इस केस में क्या होता है ना, इस केस में कुछ पता ही नहीं चलता है। अब तिलक नगर का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई अपडेट नहीं है। अब हम भी यहाँ से बस गैस वर्क ही कर सकते हैं। सोमान के केस में भी हम गैस कर वर्क कर सकते हैं कि कोर्ट जो रूलिंग आई है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी। अगेन मैं बहुत डिटेल में जाके इनको पढ़ूंगा। अभी मैंने अर्निंग्स कॉल भी नहीं पढ़ा है सम्मान का, खाली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखी थी। तो उसके बाद वो पढ़ के भी मैं एक बार देख लूँगा कि बनाना है, ऑब्वियसली वीडियो बनाऊंगा, बट मुझे टाइम लगेगा, शायद मंडे तक बनाऊंगा, बट नॉट रियली वेरी श्योर अबाउट इट। और तिलक नगर का भी जब कोई पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, कोई ढंग का जो अपडेट आएगा, मटेरियल को अपडेट आएगा, तो उसके ऊपर भी मैं एक बार वीडियो बना दूंगा। बाकी मैंने एक पोस्ट डाला है आज, कोई तिलक नगर पे भी आपके बहुत सारे डाउट्स हैं मुझे पता है, लेकिन मतलब मेरे पास कोई आंसर नहीं है, लिटरली मेरे पास कोई आंसर नहीं है, बिकॉज मैनेजमेंट ने कुछ शेयर नहीं किया है। अब ट्विटर पे जो ज्ञान चलता है उसका मैं इतना उसको अकाउंट में इतना लेता नहीं हूँ, बिकॉज उनको भी कोई बहुत ज़्यादा पता नहीं है जो ये बहस कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा जब तक मैनेजमेंट से कोई अपडेट नहीं आता है। इवन आई हैव नो आइडिया कि मैं आपसे क्या शेयर करूँ उस रेस्पेक्ट में। ठीक है, अभी इस वीडियो को इतने लगते हैं। कोई डाउट है आपके तो आप प्लीज़ मुझसे पूछें, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।